हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे अध्याय 8 जलवायु और अनुकूलन। इससे पहले कि हमने अध्याय 7 तक के कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट SCERT क्लास 7 साइंस में जा कर के आप अपना अध्याय 7 तक कंप्लीट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर अपने हित में दोस्तों के साथ जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं कि हम लोग रोज़ प्रकृति में परिवर्तन का अवलोकन करते हैं। सूर्य का निकलना एवं डूबना, चांद का पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाना, पवन का तेज गति से चलना, तूफान एवं उठते चक्रवात, बिजली का चमकना, वर्षा का होना, तेज पवन का झोंका आदि घटनाएं आए दिन होती हैं। इसके अतिरिक्त भी प्रकृति के असाधारण दृश्य आकाश में हम देखते हैं, जैसे वर्षा के दिनों में इंद्रधनुष का निकलना। ये सब परिवर्तन हमारे दैनिक जीवन को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वन वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की दिन प्रतिदिन की स्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। तो मौसम किसे कहते हैं? मौसम किसे कहते हैं कि किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, पवन वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की दिन प्रतिदिन की स्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। हमारा दैनिक क्रियाकलाप उस दिन के मौसम के पूर्वानुमान पर आधारित होते हैं। मौसम की जानकारी हमें समाचार पत्र, दूरदर्शन, रेडियो, दैनिक समाचार पत्रों से भी प्राप्त होती है। दैनिक समाचार पत्रों में मौसम की रिपोर्ट, जिसमें ताप, आर्द्रता, वर्षा के बारे में जानकारी होती है। हम लोग दूरदर्शन, टीवी में प्रायः सभी चैनलों पर समाचार के माध्यम या समाचार से पहले मौसम की जानकारी प्राप्त करते हैं। मौसम की रिपोर्ट भारत सरकार के मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा तैयार की जाती है। गत एक सप्ताह का दैनिक समाचार लीजिए। अब समाचार पत्र के उस पेज को खोलिए जिसमें मौसम संबंधी जानकारी अंकित है। सारणी में इन आंकड़ों को लिखिए। तालिका में देखें कि एक सप्ताह का मौसम जो समाचार पत्र में दर्शाया गया है, उनमें क्या सभी 7 दिनों का अधिकतम और न्यूनतम तापमान, आर्द्रता, वर्षा माप समान है? आप पाएंगे कि प्रत्येक दिन के तापमान एवं आर्द्रता में परिवर्तन दिखाई पड़ता है। इसी प्रकार आप घर से टीवी पर दिखाए जाने वाले समाचार से अपने राज्य के 4 शहरों का तापमान, आर्द्रता और वर्षा नोट कर लाएंगे। आप शहर का नाम लिखें: मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, पूर्णिया। जिस प्रकार समाचार पत्र में तालिका बना करके दर्शाया गया है, उसी प्रकार टीवी में दर्शाए गए आंकड़ों को सूचीबद्ध करना है। दूरदर्शन एवं अन्य चैनल के द्वारा संकलित आंकड़े, इन आंकड़ों से ये पता चलता है कि प्रत्येक दिन में तापमान, आर्द्रता, वर्षा में परिवर्तन के साथ साथ स्थान के अनुसार भी इनमें परिवर्तन होता है। इसी प्रकार किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, पवन वेग में प्रतिदिन का परिवर्तन का स्थान उस का मौसम कहलाता है। मतलब किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, पवन वेग में प्रतिदिन का परिवर्तन ये मौसम कहलाएगा। और अभी हम ऊपर पढ़े थे कि मौसम क्या है, तो ये किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, पवन वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की दिन प्रतिदिन की स्थिति उस स्थान का मौसम कहलाता था। तो किसी भी स्थान का मौसम एक तरह का नहीं होता, ये दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। इसीलिए हम आम बोलचाल में कहते हैं कि आज मौसम बहुत गर्म है, बहुत ठंडा या बहुत ठंडा है। हर क्षण बदलता है। कभी कभी हम देखते हैं कि बहुत कड़ी धूप निकली हुई है, लेकिन अचानक ही बादल घिर जाता है और तेज वर्षा होने लगती। तो मौसम के विभिन्न अंगों की जानकारी का संग्रह हम ग्राफ के द्वारा भी कर सकते हैं।
इन संकलित आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि अधिकतम और न्यूनतम ताप का मान प्रतिदिन मौसम विज्ञान के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता। तापमान जानने के लिए एक विशेष तापमापी यंत्र होता है जिस अधिकतम न्यूनतम तापमापी कहा जाता। ये तापमापी प्रयोगशाला तापमापी की तरह ही होता है जिसका परिसर रेंज -10 से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता। ये यहाँ पे दिनांक लिखा है और अधिकतम तापमान दिया है कि 1/5/2012 को अधिकतम तापमान कितना था, 37। इसे तारीख और उसके दिन का अधिकतम तापमान दिया है। मौसम संबंधी अधिक जानकारी हमें मौसम विभाग कार्यालय से प्राप्त हो सकती है। मौसम के ये परिवर्तन सूर्य पृथ्वी के आपसी संबंध से पृथ्वी के किस भाग पर सूर्य की किरणें किस कोण पर आ रहा है के कारण होता है। सूर्य की पृथ्वी से अत्यधिक दूरी होने के बावजूद भी इसके द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय ऊर्जा इतनी अधिक है कि पृथ्वी पर इसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। आइए हम सब मिल करके मौसम की रिपोर्ट तैयार करें। 2 दिनों का अलग अलग दैनिक समाचार पत्र लें। उनमें दी गई मौसम सूचना को इस प्रकार तुलनात्मक तालिका 8.2 बनाएं। तालिका 8.2 में 17 मई वर्तमान वर्ष के दैनिक अखबार से ली गई मौसम की रिपोर्ट और ये 15 नवंबर पिछले वर्ष के दैनिक अखबार से ली गई रिपोर्ट है। तो इसमें पूर्वानुमान था कि आसमान मुख्यतः साफ रहेगा और कुछ क्षेत्रों में शाम एवं रात के समय गरज वाले बादल बन सकते हैं। अधिकतम तापमान में कोई खास तब्दील नहीं होगी और 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का संभावना है। यहाँ पर बताया गया पूर्वानुमान की सुबह कुहासा रहेगा, दिन में आसमान मुख्यतः साफ रहेंगे। अधिकतम तापमान जो यहाँ पे पूरी लिस्ट दिया है कि सूर्य कब 4:10 और यहाँ 6:30, तो वहाँ पे लिस्ट दर्शाई गई है। दोनों रिपोर्ट के आधार पर निम्नलिखित जानकारियों का अनुमान लगाएं और तालिका 8.3 आप यहाँ पर भरें। ये भी पता लगाएं कि 15 नवंबर का दिन कैसा था, मई का दिन कैसा था, किस दिन सबसे ज़्यादा तापमान था। तो यहाँ पर सारी चीज़ें बताई गई हैं कि कब क्या था, अर्थात मौसम एक दिन में कई बार बदल सकते हैं। आइए अब जानते हैं जलवायु के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जलवायु क्या है? तापमान, आर्द्रता, अन्य कारक मौसम के घटक हैं और प्रतिदिन मौसम संबंधी आंकड़ों तथा अनेक दशकों के मौसम के रिकॉर्ड मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा सुरक्षित रखे जाते हैं। इसी मौसम पैटर्न से किसी स्थान के जलवायु का पता चलता है। हमारे यहाँ जलवायु आमतौर से उष्णकटिबंधीय है, अर्थात हमारे यहाँ की जो जलवायु है ये कैसा है, तो ये उष्णकटिबंधीय जलवायु है। ये आमतौर पर मानसून पर निर्भर करती। यहाँ 4 ऋतुएं होती हैं। शीत ऋतु अर्थात जनवरी से फरवरी, ग्रीष्म ऋतु मई और से मार्च, वर्षा ऋतु दक्षिण पश्चिमी मानसून का मौसम जून सितंबर और मानसून पश्चात ऋतु अक्टूबर और दिसंबर। हमारे यहाँ की जलवायु पर 2 प्रकार की मानसून हवाओं का प्रभाव पड़ता। एक है उत्तर पूर्वी मानसून और दूसरा दक्षिणी पश्चिमी मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून को आमतौर पर शीत मानसून भी कहा जाता है। उत्तर पूर्वी मानसून को जिस स्थान पर तापमान अधिक समय उच्च रहता है तो हम कहते हैं कि उस स्थान की जलवायु गर्म है। यदि उसके अतिरिक्त उस स्थान पर अधिकांश दिनों में भारी वर्षा भी होती है तो हम कह सकते हैं कि उस स्थान की जलवायु गर्म और आर्द्र है। यदि हम भारत के 2 शहरों, एक श्रीनगर अर्थात जम्मू कश्मीर, दूसरा चेन्नई अर्थात तमिलनाडु के औसत तापमान की गणना करें और उनका तुलनात्मक रिकॉर्ड तैयार करें तो हम उस स्थान के जलवायु का पता चल जाएगा। जलवायु और जंतुओं में अनुकूलन। आपने पिछले कक्षा में कुछ जंतुओं के अनुकूलन के बारे में पढ़ा, परंतु जिस प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों एवं अलग अलग जलवायु के अनुसार अनुकूलित हैं, अब हम विभिन्न जलवायु के जंतुओं के अनुकूलन के बारे में चर्चा करेंगे। किसी क्षेत्र की जलवायु जंतुओं पर गहरा प्रभाव डालती है,
डालती है। जंतु उन स्थितियों में जीने के लिए अनुकूलित होते हैं। जंतुओं का ये क्षण आचरणीय या रचनात्मक भी हो सकते हैं। जंतुओं का झुंड समूहों में चलना या आचरणीय अनुकूलन है, जो उन्हें लुटेरे या दुश्मनों के समूह से बचाता है। आपने मरुस्थलीय जंतु ऊंट के बारे में पिछली कक्षा में पढ़ा। अब आप नीचे के चित्र को देख करके इसके बारे में बताएं और चर्चा कीजिए। ऊंट के नाक और आँख की क्या विशेषताएं हैं? ऊंट को मरुस्थल का जहाज क्यों कहा जाता? ऊंट के पैर लंबे क्यों होते हैं? ऊंट की शारीरिक संरचना के ये सब गुण मरुस्थलीय प्रदेश की जलवायु के अनुसार रचनात्मक और अनुकूल हैं। ध्रुवीय भालू ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यह मरुस्थलीय प्रदेशों के अनुसार की जलवायु मरुस्थलीय प्रदेशों की जलवायु के अनुसार ये रचनात्मक तौर पर अनुकूलित हैं। मतलब कि इनको ये सारी चीज़ें रेगिस्तान अथवा मरुस्थल में रहने योग्य बनाती हैं। ध्रुवीय भालू ध्रुवीय क्षेत्र पृथ्वी के दोनों ध्रुवों के समीप स्थित होता है, जैसे उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव। ध्रुवीय क्षेत्र के कुछ परिचित देश हैं कनाडा, ग्रीनलैंड, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, अमेरिका। रूस के साइबेरियाई क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ने वाले देश जैसे भारत, इंडोनेशिया, केन्या, नाइजीरिया, युगांडा आदि हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में जलवायु बहुत ही सर्द होती है, जहां अधिकतर 6 माह तक सूर्यास्त नहीं होता। 6 माह सूर्योदय नहीं होता। न्यूनतम तापमान -37 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। यहाँ रहने वाले जंतु इस अनुसार अनुकूलित होते हैं। किसके अनुसार? तो जो ध्रुवीय भालू में अनुकूलन की क्षमता क्या होती है, इनकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। सफ़ेद बालों के कारण सफ़ेद बर्फ की पृष्ठभूमि में ये आसानी से दिखाई नहीं देता है। इसके परभक्षी और शिकार इसे आसानी से देख नहीं पाते। मतलब इनके सफ़ेदी के कारण जो बर्फ की पृष्ठभूमि से आसानी से दिखाई नहीं देता है। सूंघने की शक्ति तीव्र होती है। भालू को अपने शिकार को ढूंढने और पकड़ने में सहायता होती है। शरीर पर बालों की 2 मोटी परत होती है। इसकी त्वचा के नीचे वसा की एक परत होती। इसका शरीर शीत रोधित होता है और इसे गर्म रखता है। नख अथवा नाखून मुड़े हुए लंबे पैने होते हैं। ये इन्हें बर्फ पर चलने में सहायता करते हैं। इसी प्रकार ध्रुवीय क्षेत्र का एक अन्य परिचित जंतु पेंगुइन है। इनके शरीर में भी सर्दी से बचने के लिए मोटी चर्बी की परत होती। यह एक अच्छे तैराक भी हैं। तैरने के लिए पैरों में जाल जैसा बना होता है। और इस क्षेत्र में रहने वाले अन्य प्रकार के प्राणी भी हैं, जिन्हें मछलियाँ, कस्तूरी मृग, रेनडियर, लोमड़ी, सील, व्हेल, अन्य कई प्रकार के पक्षी सम्मिलित हैं। मछली ठंडे समय तक जल में रह सकती है, जबकि पक्षियों को जीवित रहने के लिए अपने शरीर का गर्म रखना भी आवश्यक होता है। इसीलिए ये अधिक सर्दी आते ही गर्म स्थानों की ओर चले जाते हैं। इन्हें प्रवासी पक्षी भी कहते हैं। साइबेरिया क्रेन इसके उदाहरण हैं, जो साइबेरिया से भारत में राजस्थान एवं हरियाणा के सुल्तानपुर में सर्दियों में प्रवास के लिए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जंतुओं में अनुकूलन। हमारा देश उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। यहाँ की जलवायु सामान्यतः गर्म और नम रहती। इसके कारण यहाँ के वर्षावन घने पेड़ों से भरे रहते हैं। यहाँ जैव विविधताएं भी काफ़ी पाई जाती है। जलवायु विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों के कारण भारत में कई जगहों पर विशेष और अधिक जैव विविधताएं पाई जाती हैं। इन्हें बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट माना जाता। इसके कुछ उदाहरण हैं नंदा देवी, नीलगिरी जैवमंडल, पश्चिमी तटीय और पूर्वी तटीय हिमालय। हम यहाँ पर इसको और अच्छी तरीक़ा से दोबारा समझेंगे कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जंतुओं में अनुकूलन। हमारा देश कैसा है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। यहाँ की जो जलवायु है सामान्यतः गर्म एवं नम हो रहती है और इसके कारण यहाँ वर्षावन घने पेड़ों से भरे रहते हैं। यहाँ जैव विविधताएँ भी पाई जाती हैं। जलवायु और विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों के कारण भारत में कई जगहों पर विशेष और अधिक जैव विविधताएँ पाई जाती हैं। इन्हें हम बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट्स के नाम से भी जाना जाता। इसके अलावा जैसे इसके उदाहरण हैं नंदा देवी, नीलगिरी जैवमंडल, पश्चिमी तटीय
और उत्तर पूर्वी हिमालय का क्षेत्र। जलवायु और पहाड़, ऊंचाई, बारिश की मात्रा जैसे भौगोलिक कारणों से हमारे देश में बहुत विविधताएं पाई जाती हैं, जैसे वर्षा वन, पतझड़ वन, शुष्क शीतोष्ण वन, शंकुधारी वन और मरुभूमि वन। हर तरीके से वनों में अलग अलग जंतु और वनस्पतियां पाई जाती। इसी कारण भारत में इतनी सारी जैव विविधताएं दिखाई देती हैं। हर भाग में जलवायु के कारण वनस्पति और पहाड़ियों में कई सारे अनुकूलन पाया जाता है, जहां हम कुछ उदाहरण देखेंगे। एशिया और विशेषकर भारतीय उपमहाद्वीप में बंदरों की कई प्रजातियां पाई जाती। वैसे बंदर सभी खंडों में पाए जाते हैं, पर वे भारतीय उपखंड में इनमें सबसे ज़्यादा विविधताएं और अधिक संख्या में पाए जाते हैं। हनुमान लंगूर ये भारतीय बंदरों में सबसे अधिक पाया जाता। ये बंदर कन्याकुमारी से हिमालय के फुट हिल्स तक और राजस्थान के रेगिस्तान के उत्तर पश्चिम की घनी वर्षा वनों तक सभी क्षेत्रों में पाया जाता। विभिन्न जगहों कुछ स्थानीय विभिन्नताएं होती हैं, पर मुख्यतः ये काले या काले और हल्के काले होते हैं। इनके लंबे हाथ बहुत लंबी पूंछ, छोटा अंगूठा और लंबे पैर होते हैं। वर्षा वनों में जीवित रहने के लिए ये पूर्णतया अनुकूलित है। ये तरह तरह की चीज़ें खाते हैं। कोई विशेषण पोषण न होने के कारण सभी तरह के जंगलों में जिंदा रह सकते हैं। इनका खाना मुख्यतः फल, फूल, नई पत्तियां रहता। इसके लिए पेड़ों की ऊंचाई, डालियों पर चढ़ना जरूरी है। इसके लिए लंबे हाथ पैर, लंबी पूंछ उपयुक्त साबित होती है। ये 4 पैरों पर चलते हैं, पर चलने से ज़्यादा कूदना पसंद करते हैं और एक दूसरी टहनी पर आसानी से और तेज़ी से कूद सकते हैं। इनके जांघ की जो हड्डी की संरचना इस काम के लिए खास उपयुक्त होती है। हनुमान लंगूर हमेशा टोलियों में रहते हैं और टोलियों में खाना ढूंढते हैं। अन्य बंदरों जैसे कि उदाहरण सीसस या मकाक की अपेक्षा ये कई बार जमीन पर उतर जाते हैं और जमीन के फूल, फल तथा छोटे मोटे प्राणी खाते हैं। इसके अनुकूलन के कारण ये कम घने या सूखे जगह तथा मानव बस्ती के निकट रह सकते हैं। इसी कारण ये भारतीय जंगलों का सबसे सफल जंतु है। भारत में कई जंगल में एशियाई हाथी पाया जाता। हाथी में हमें मौसम, जलवायु और पर्यावरण के प्रभाव से हुई कई अनुकूलन को देखने को मिलता है। हम जंतु प्रमुख रूप से घास खाता है। यह जंतु प्रमुख रूप से घास खाता, परंतु इसके आकार के अनुसार बड़ी मात्रा में घास सभी मौसम में उपलब्ध न होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। उनके विशाल आकार, लंबी सूंड के कारण ये वृक्षों की बड़ी ऊंचाई से टहनियाँ और पत्ते तोड़कर खा सकते हैं। जमीन पर रहने वाला भारत के वनों का अन्य कोई जीवन इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता। उनकी सूंड घास काटने और चुनने के लिए, टहनियाँ पत्ते तोड़ करके मुंह में डालने के काम के लिए एडॉप्ट हैं। आकार में बड़ा होने के कारण शरीर की सतह पर वाष्पन पर्याप्त नहीं होता। भारतीय उपखंड के गर्म मौसम में ये बड़ी समस्या हो सकती है। हाथी के कान बड़े होते, कान के यहाँ त्वचा पतली होती और रक्त वाहिनियों का जाल रहता है। आपने देखा होगा कि हाथी अपने कान हिलाता रहता, इससे उसे शरीर का तापमान नियंत्रित करने में मदद मिलती है। अफ्रीका में गर्मी का मौसम भारत से अधिक तेज होता है। यहाँ ग्रीष्मकाल में गर्मी बहुत अधिक होती है और इस गर्मी में खुद का तापमान नियंत्रित करने के लिए अफ्रीकन हाथी के कान भारतीय हाथी के कानों से बड़े होते हैं। तो हमने इस पाठ में क्या सीखा? जंतु उन परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होते हैं जिनमें वो वास करते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में सर्दी वर्ष भर रहती। यहाँ 6 माह तक सूर्यास्त नहीं होते और 6 माह सूर्योदय नहीं होता। वातावरण में वाष्प एवं नमी की मात्रा को आर्द्रता कहा जाता है। लंबी अवधि में लिए गए मौसम के आंकड़ों पर आधारित प्रतिरूप उस स्थान का जलवायु है। किसी स्थान की आर्द्रता
तापमान, वर्षा मौसम के घटक हैं। किसी स्थान की आर्द्रता, तापमान, वर्षा, पवन वेग आदि के संदर्भ में मंडल के दिन प्रतिदिन स्थिति उस स्थान की मौसम कहलाती है। इनमें से कौन सा मौसम के घटक नहीं है? पवन, तापमान, आर्द्रता और पहाड़ घटक नहीं है। तो ये पहाड़ नहीं है। उन जंतु उन परिस्थितियों के अनुकूलित होते हैं जिनमें वो वास करते हैं। तो इन सब प्रश्नों के उत्तर अब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में कौन से जंतु पाए जाते, इनमें से कौन मौसम के घटक नहीं हैं? तो इन सब प्रश्नों के आप उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, या आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर इसी वीडियो में है। तो वीडियो कैसा लगे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें अपने हित में दोस्तों के साथ। तो हम मिलेंगे किसी एक नए वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।